हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स तबाही का देवता, जो कि मौत से टक्कर का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पृथ्वी से बहुत दूर ब्रह्मांड के दो पड़ोसी ग्रहों में एक बार भयानक युद्ध छिड़ा। युद्ध में बार बार हारने के कारण जैकुला ग्रह के सम्राट मंडोला ने अपने एक विश्वस्त आदमी कमांडर जोरो को अपने एक पृथ्वीवासी मित्र प्रोफेसर भास्कर के पास उन्हें लाने के लिए भेजा। लेकिन दुर्भाग्य से कमांडर जोरो प्रोफेसर भास्कर से नहीं मिल पाया और उसे रहीम को लेकर वापस अपने देश लौटना पड़ा। और वह रहीम सहित अपने दुश्मन देश वार्टोंग के हत्थे चढ़ गया। तब प्रोफेसर भास्कर राम के साथ जैकुला ग्रह की ओर रवाना हुए। लेकिन जैसे ही वे जैकुला ग्रह के निकट पहुंचे, वार्टोंग के यानों ने उन्हें घेर लिया। आगे क्या होता है ये जानने के लिए पढ़ें प्रस्तुत चित्रकथा। अगले ही पल शू शू शू, उन्होंने तो हमारे यान पर विनाशक किरणों से आक्रमण कर दिया। अब क्या होगा अंकल। हम पर आक्रमण कर इन्होंने स्वयं अपनी मौत को दावत दी है। लो देखो उनका परिणाम। दूसरे ही पर प्रोफेसर भास्कर ने जवाबी आक्रमण किया और वो मारा। उनके दो यान तो गए काम से अंकल। शीघ्र ही वार्टों के यानों में एकदम खलबली मच गई। कैप्टन, हमारे आक्रमणों का उनके यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि उन्होंने हमारे दो सशस्त्र यानों को कागज की तरह जला दिया। बेकार में प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं। बाकी यानों को लौटने का निर्देश दो। यस सर। निर्देश मिलते ही वार्टों के बाकी बचे यान पलट कर भाग खड़े हुए। हा 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 हा, भाग गए बुजदिल कहीं के। ईश्वर का शुक्र है कि मेरी निर्मित विनाशक किरणें पूरी तरह से कामयाब रहीं। अब मैं जैकुला के यानों को इन्हीं किरणों से लैस करूंगा। तब वे वार्टों की वायुसेना का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे। तभी उफ, वह देखिए अंकल, कुछ और यान हमारे यान की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी बनावट वार्टों के यानों से भिन्न है। बनावट से तो ये जैकुला के ही यान लगते हैं, जैसा कि हम पृथ्वी पर देख चुके हैं। खैर, अभी मालूम हो जाएगा उन यानों के निकट आने पर। जैकुला की ओर से अपनी चमत्कारिक विजय पर शुभकामनाएं स्वीकार करें। अजनबी मित्रों, क्या हम जान सकते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। जैकुला का नाम सुनते ही प्रोफेसर भास्कर व राम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। हम पृथ्वी से आए हैं मित्रों। मुझे प्रोफेसर भास्कर और मेरे साथी को राम कहते हैं। आहा, प्रोफेसर भास्कर और राम। प्रोफेसर भास्कर और राम का नाम सुनकर जयकुला के सभी यानों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हम आपका स्वागत करते हैं प्रोफेसर। महामहिम ने हमें आपके आगमन की सूचना दे दी थी, इसलिए हम आपके आने की बाट जो रहे थे। कृपया लैंड करने के लिए हमारे पीछे आए। ठीक है। कुछ ही देर बाद वे सभी यान जयगुला के सैनिक हवाई अड्डे पर लैंड कर रहे थे। जब प्रोफेसर भास्कर राम के साथ अपने यान से बाहर निकले, वहां उपस्थित सभी लोग उनकी जय जयकार कर उठे। उन्हें शायद प्रोफेसर और राम की वार्टों की हवाई सेना पर शानदार विजय के बारे में पहले ही मालूम हो गया था। प्रोफेसर भास्कर जिंदाबाद, बहादुर राम अमर रहें, जयकुला भारत मित्रता जिंदाबाद। महामहिम, आप लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हैं। प्रोफेसर, कृपया इस गाड़ी में बैठ जाएं। मैंने आपका सारा सामान इसी गाड़ी में रखवा दिया है। हम भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, चलिए। प्रोफेसर भास्कर और राम की उस विचित्र गाड़ी पर सवार होते ही मार्शल पियानो ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया। फिर उसने सामने डैशबोर्ड पर लगे न जाने कौन से बटन को दबाया कि गाड़ी हवा में उड़कर किसी रॉकेट के समान तीव्र गति के साथ एक दिशा में बढ़ने लगी। वाह, ऐसी अद्भुत की गाड़ी की तो अभी तक पृथ्वीवासियों ने कल्पना भी नहीं की होगी। निसंदेह विज्ञान के क्षेत्र में ये लोग पृथ्वी से बहुत आगे हैं। लगभग 10 मिनट बाद वे अद्भुत उड़न गाड़ी सम्राट मंडोला के राजमहल के ऊपर पहुंची। फिर वह गाड़ी राजमहल के प्रांगण में बने स्टैंड पर उतर गई। आइए प्रोफेसर, भीतर चलें। महल के भीतर पहुंचने पर, आहा मित्र भास्कर, निसंदेह तुम्हें देखने के साथ ही मेरी समस्त चिंताएं दूर हो गई। मित्र, यह है राम। इसी का साथी रहीम तुम्हारे आदमियों के साथ इस समय वाटों की कैद में है। ओह, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहादुर लड़के। प्रोफेसर के मुख से मैं तुम्हारे बहुत से महान कारनामों के बारे में सुन चुका हूँ। धन्यवाद सम्राट, मुझे भी आपसे मिलकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। फिर एक दूसरे का हालचाल पूछने के पश्चात, मित्र, मेरे विचार से तुम लोग इस सफर से थकावट थकावट अनुभव कर रहे होगे, अतः पहले कुछ देर आराम कर लो, फिर बातें होंगी। नहीं मित्र, मैं समय बेकार गंवाने की मूड में कतई नहीं हूँ। तुम मुझे यहाँ की पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दो और बताओ कि तुम मुझसे किस किस्म की मदद चाहते हो। मैं तुरंत ही अपने काम में जुट जाना चाहता हूँ। अच्छा तो फिर सुनो। फिर मंडोला ने अपनी सारी समस्या बताते हुए अंत में कहा, और मित्र, यदि शीघ्र ही वाटों के आक्रमण को ना रोका ना गया तो वह दिन दूर नहीं जब उसके सामने हमें घुटने टेकने पड़ेंगे और हमारा देश उसकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। चिंता मत करो मित्र,
ऐसा अब हरगिज नहीं हो सकेगा। मैंने ऐसी किरणें इजाद की हैं जिसका प्रयोग करते ही वे स्वयं तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। क्या सच मित्र? हाँ, उन किरणों का प्रयोग भी मैं आते समय उन पर कर चुका हूँ और वह पूर्णतः उनके यानों को नष्ट करने में सफल रही है। ओह हाँ, मैं सुन चुका हूँ। सच मित्र, हम तो स्वयं को विज्ञान में बहुत उन्नत समझते थे, लेकिन अब मालूम हुआ कि कुछ मामलों में तुम पृथ्वीवासी भी हमसे कम नहीं हो। सुनो मित्र, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लड़ाकू यानों को युद्ध के लिए उन्हीं किरणों से लैस करूँ। क्या तुम मुझे इसी समय यान बनाने का कारखाना दिखा सकते हो? सबसे पहले मैं तुम्हारे यानों का निरीक्षण करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र, आओ चलें। मार्शल पियानो, अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महामहिम। कुछ ही देर बाद वे सभी जैकुला के यान निर्माण स्टेशन में थे। यही है हमारा सैनिक यान बनाने का कारखाना। कुछ विभिन्न मॉडल के लड़ाकू यानों का निरीक्षण करने के पश्चात प्रोफेसर भास्कर संतुष्ट दिखाई देने लगे। ठीक है, मुझे इन यानों को अपनी निर्मित किरणों से लैस करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। देवता का शुक्र है। आओ, अब मैं तुम्हें अपने देश के कुछ और महत्वपूर्ण स्टेशन व ऊर्जा स्रोतों के केंद्र दिखाता हूँ। फिर सम्राट मंडोला प्रोफेसर भास्कर और राम को लेकर एक विशाल इमारत के सामने पहुंचा। ये रहा हमारा हवाई कंट्रोल रूम। इसे हम स्टेशन जीरो के नाम से संबोधित करते हैं। आओ भीतर चलें। जब वे उस विशाल इमारत के भीतर प्रविष्ट हो एक लंबे चौड़े हॉल में पहुंचे। महामहिम की जय हो, अतिथि मित्र जिंदाबाद। आप लोग समय नष्ट ना करें, अपना अपना काम कीजिए। सभी व्यक्ति अपनी अपनी सीटों पर बैठकर पुनः अपने काम में जुट गए। प्रोफेसर, यहाँ से हम अपनी अंतरिक्ष सीमा में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर यहीं से एयरफोर्स को आदेश व निर्देश दिए जाते हैं तथा अन्य ग्रहों से आने वाले यानों को भी दिशा ज्ञान आदि कराया जाता है। बहुत खूब। ठीक तभी एक स्क्रीन के सामने बैठा व्यक्ति चीख उठा, बॉटम ग्रह के यान हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। सुनकर सभी चौंक उठे। उधर आकाश में जैकुला के पहरेदार यानों ने वाटों के एकाएक आने वाले उन यानों का मार्ग रोकना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सुनो जैकुला वासियों, हमसे उलझने की कोशिश मत करो। इस समय हम तुम्हारे ग्रह पर आक्रमण करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं, बल्कि यह चेतावनी देने आए कि यदि तुम्हारे सम्राट ने ठीक 24 घंटों के भीतर भीतर हमारे सम्राट ओमरू की गुलामी स्वीकार नहीं की और आने वाले पृथ्वीवासियों को हमारे हवाले ना किया, तो 24 घंटों बाद हम तुम्हारे ग्रह को नेस्त नाबूद कर देंगे। याद रखना, ठीक 24 घंटों बाद। उसके बाद वार्टोम के सभी यान जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता का लाख लाख धन्यवाद कि वे ज्यादा तबाही मचाए बिना वापस लौट गए। उधर हवाई कंट्रोल रूम यानी स्टेशन जीरो में, मित्र, उन्होंने तो तुम्हारे आगमन के साथ ही 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। अब क्या होगा? केवल 24 घंटों में हम उनसे मुकाबला करने के लिए क्या तैयारी कर पाएंगे? वास्तव में ये तो एक बहुत बड़ी मुश्किल हमारे सामने आ खड़ी हुई है। मुझे तो तुम्हारे यानों को उनसे मुकाबला करने लायक बनाने में कम से कम भी 10 दिन लग जाएंगे। उफ, फिर अब तक केवल एक ही उपाय है। उन्हें किसी भी तरीके से कम 10 दिन तक किसी और मामले में उलझाए रखा जाए, ताकि वह 24 घंटों बाद जैकुला ग्रह पर आक्रमण करने का विचार त्याग दें। मैं कुछ समझा नहीं मित्र, आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? लेकिन मैं प्रोफेसर अंकल की बात समझ गया सम्राट। ओह, आप यही कहना चाहते हैं ना प्रोफेसर अंकल, कि वार्टोम ग्रह में जाकर कोई ऐसा हंगामा मचाया जाए जिससे उनका ध्यान इस ओर से हटकर उस ओर लग जाए और आप इस बीच अपना कार्य पूरा कर लें। बहुत खूब राम, तुम वास्तव में कुशाग्र बुद्धि रखते हो। मेरा मतलब बिल्कुल यही था, लेकिन इस काम के लिए कुछ शेरदिल व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कुछ व्यक्ति ही क्यों, कुछ व्यक्तियों की क्यों प्रोफेसर अंकल? इस काम के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आप आज्ञा दीजिए। ओह तुम, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में छलांग लगाने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकता। आप मेरी चिंता ना करें अंकल, आप मेरे स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। खतरों से खेलना मेरा शौक है। फिर ये तो रहीम, मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। प्लीज अंकल, इस काम की जिम्मेदारी आप मुझे ही सौंप दीजिए। और राम के बार बार आग्रह करने पर अंततः प्रोफेसर को अपनी सहमति देनी ही पड़ी। मैं तुम्हें कुछ विशेष वस्तुएं देना चाहता हूँ जिससे तुम खतरों से अच्छी तरह निपट सको। ओह ठीक है अंकल। तीनों पुनः राजमहल पहुंचे। प्रोफेसर भास्कर ने अपने साथ लाए सामानों में से एक अटैची केस खोलकर उसमें से एक लाल रंग की पोशाक निकाली। यह सुपर पोशाक है राम। देखने में यह पोशाक छोटी जरूर है, लेकिन इसके लोचदार होने के कारण इसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी पहन सकता है। लो इसे पहन लो, फिर मैं तुम्हें इस पोशाक की विशेषता बताऊंगा। ओके अंकल। राम ने वो पोशाक पहन ली। इस पोशाक को पहनने के बाद अब तुम साधारण इंसान नहीं, वह साधारण इंसान नहीं रह गए, बल्कि सुपरमैन बन गए हो। वह कैसे प्रोफेसर अंकल? सुनो, सीने पर लगी प्लेट पर जो तुम विभिन्न रंगों के बटनों को देख रहे हो,
उनमें से लाल रंग के बटन को दबाने से तुम्हारे शरीर से अदृश्य तरंगे निकलने लगेंगी, जिसमें जिससे तुम हर प्रकार के हथियारों से बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगे। तब गोली आदि से लेकर भयानक से भयानक मारक किरणें भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। अब चलो उस लाल बटन को दबाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। राम ने जैसे ही उस लाल रंग के बटन को दबाया, उसके शरीर से अदृश्य तरंगे फूट पड़ी। लेकिन अंकल, मुझे तो कोई विशेष बात महसूस नहीं हो रही इस बटन के दबाने पर। पोशाक से निकलती तरंगों को तुम देख नहीं सकते, लेकिन मेरे गोली चलाने से तुम्हें अपने शरीर के इर्द गिर्द खिंची उस पारदर्शी दीवार का आभास जरूर हो जाएगा। मैं गोली चला रहा हूँ, घबराना नहीं। और प्रोफेसर ने राम पर रिवॉल्वर बेतहाशा फायरिंग आरंभ कर दी। थाए थाए। वाह, देखा तुमने? निसंदेह आपका आविष्कार महान है प्रोफेसर अंकल। वाह दोस्त, तुम्हारी यह पोशाक तो वास्तव में करामाती है। अब सुनो, इस पीले रंग के बटन को दबाने पर तुम सबकी नजरों से ओझल हो जाओगे। तब तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम सबको देख सकोगे। और इस हरे रंग के बटन को दबाने पर तुम फिर से दिखाई देने लगोगे। क्या इसका भी परीक्षण करके देखूं? नहीं, फिलहाल कोई जरूरत नहीं। तुम चौथे बटन की विशेषता सुनो। इस चौथे सफेद बटन के दबाने पर तुम्हारे दोनों हाथों के दस्तानों के आगे लगे नाखूनों से अग्नि किरणें निकलेंगी, और जिस पर वह किरणें पड़ेंगी वो पलक झपकते ही जलकर राख में परिवर्तित हो जाएगा। गजब है। अब बेल्ट पर लगे बटनों की विशेषता सुनो। क्या मतलब? लाल बटन को दबाओ। अब तुम सहमी मतलब जान जाओगे। लगता है प्रोफेसर अंकल ने इस पोशाक को भानुमति का पिटारा बना रखा है। बेल्ट पर लगे लाल रंग के बटन को दबाते ही राम एक झटके के साथ हवा में उड़ने लगा। ये क्या प्रोफेसर अंकल, मैं तो उड़ने लगा। घबराओ नहीं, इस बेल्ट की यही विशेषता है। दूसरे बटन को दबाने पर तुम्हारे उड़ने की गति तेज हो जाएगी, और तीसरे बटन के दबाने पर नीचे उतर आओगे। राम ने तुरंत तीसरा बटन दबाया और नीचे उतर आया। आपने तो कमाल कर दिया प्रोफेसर अंकल। ये पोशाक तो किसी जादुई पोशाक से कम नहीं। बोलो मत, केवल सुनते जाओ। इस पोशाक की एक विशेषता यह भी है कि उड़ते हुए तुम अपने दोनों हाथ जिस भी दिशा में करोगे उसी दिशा में बढ़ने लगोगे। यानी हाथों से ही तुम्हें किसी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील का काम लेना है। समझ गया अंकल, कोई और चमत्कार? तब प्रोफेसर ने अपने अटैची केस से एक छोटा सा रिवॉल्वर और एक थैली निकाली। लो, इन्हें भी संभाल कर रख लो। यह लेजर बीम युक्त रिवॉल्वर है, और इस थैली में बटन नुमा किंतु शक्तिशाली बम व टाइम बम है। रिवॉल्वर में तुम जो ट्रिगर देख रहे हो, उसमें पहले वाले ट्रिगर को दबाने पर गोलियों के स्थान पर ऐसी गर्म किरणें निकलेंगी कि लोहे तक को पलक झपकते मोम की तरह पिघला देंगी। और दूसरे ट्रिगर को दबाने पर इतनी सर्द किरणें निकलेंगी कि किसी भी वस्तु या इंसान को बर्फ बनाकर जड़वत कर देगी। अब थैली में से कुछ बटन नुमा बम निकालो। ओह माय गॉड! राम ने थैली में से कुछ बटन नुमा बम निकाले। ये बटन नुमा बम व टाइम बम छोटे जरूर हैं, लेकिन इनके फटने पर 500 गज के घेरे में आने वाली सभी वस्तुएं राख में परिवर्तित हो जाएंगी। वाह प्रोफेसर अंकल, आप सचमुच धन्य है, महान है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आज तक आप अपने इस महान आविष्कारों को दुनिया के सामने क्यों नहीं लाए? इन आविष्कारों से तो आपका नाम अमर हो जाता। मुझे अपने नाम को अमर करने का इतना शौक नहीं राम बेटे, जितना मानव कल्याण की चिंता है। जरा सोचो, इन आविष्कारों को प्रकाश में लाने पर कोई अपराधी इन्हें हत्या ले तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। तब क्या मेरे यही आविष्कार मुझे पूरी दुनिया में बदनाम ना कर देंगे? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सच अंकल, आप जितने महान हैं, आपके विचार उनसे भी कहीं ज्यादा महान है। मुझे भी आज अपने मित्र के विचार जानकर अपनी मित्रता पर गर्व हो रहा है। खैर, यदि आपका काम पूरा हो गया हो तो मेरे लिए एक यान का प्रबंध कीजिए और मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। मेरा विशेष यान तुम्हारे लिए राज एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा है, चलो वहीं चलें। फिर तीनों राजमहल के उस हिस्से में पहुंचे जहां सम्राट मंडोला का विशेष यान खड़ा था। यह यान विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था, लेकिन अब तुम्हारे काम आएगा। जाओ भीतर पहुंचो और वार्टूम ग्रह पहुंचकर उनका काल बन जाओ। देवता से मैं और मेरी प्रजा तुम्हारी सफलता और रक्षा की कामना करेंगे। अच्छा तो विदा मेरे प्रिय एवं आदरणीय जनों। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी मुलाकात होगी। और अगले ही पल राम ने सैमी यान को स्टार्ट किया और आकाश का सीना चीरता हुआ वार्टूम की ओर चला। निसंदेह बहुत ही बहादुर लड़का है। एक 15-16 साल के लड़के में इतना अदम्य साहस कूद कूद कर भरा होगा, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। यदि तुम हमारे देश में होते मित्र, तो तुम्हें उसके इस अदम्य साहस को देखकर इतना आश्चर्य नहीं होता। वह तो इससे भी महान कारनामे कई बार कर चुका है। आओ अब वापस चलें। मैं भी अपना काम अभी से आरंभ कर देना चाहता हूँ। इधर जब राम के तीव्रगामी यान ने कुछ ही मिनटों के पश्चात जैसे ही वार्टों की आकाशीय सीमा में प्रवेश किया,
वार्टोम के रक्षक यानों ने उसे चारों ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन चूंकि राम का यान उस समय सुरक्षा किरणों के घेरे में था, इसलिए उनके आक्रमणों का उसके यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। है जकुलावासी, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, तुरंत स्वयं को हमारे हवाले कर दो, वरना शीघ्र ही अन्य हथियारों से यान समेत तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। पहले अपनी खैर मनाम मूर्खों, मैं जैकुलावासी नहीं बल्कि पृथ्वीवासी हूँ, और तुम सबकी मौत लेकर आया हूँ। और राम ने वाटों के उन यानों पर आक्रमण करने के साथ साथ उनके नगरों शहरों में भी तबाही बचानी आरंभ कर दी। हा हा हा, वाटों वासियों, देखो युद्ध का परिणाम क्या होता है। और देखते ही देखते राम ने वाटों के कई शहरों को खंडरों में बदल दिया। राम द्वारा इतनी भयानक तबाही मचाते देख वाटों की हवाई सेना बुरी तरह बदहवास होती। उफ, किसी तरह भी काबू में नहीं आ रहा। जनरल मॉन्टो को सारी स्थिति से अवगत करके सलाह लो। ठीक है कैप्टन हिंक। जनरल मॉन्टो को जब सारी स्थिति की सूचना मिली तो एकदम से उसकी भी समझ में नहीं आया कि अपने हवाई रक्षकों को क्या निर्देश दे। अतः उसने जाकर अपने सम्राट ओमारू को सारी स्थिति कह सुनाई। सम्राट, वह पृथ्वीवासी छोकरा हमारे लिए एक भयानक निसंदेह सिरदर्द बन गया है। हमारी फोर्स के तमाम आक्रमण विफल हो रहे हैं, जबकि वह चंद ही मिनटों में न केवल हमारे बहुत से यानों की धज्जियां उड़ा चुका है, बल्कि कई नगरों को भी मटिया मेट कर चुका है। और तुम मूर्ख मुझे यहाँ सारी कहानी सुनाने आए हो? तो मैं तो ये कहानी सुनाने में पहले डूब मरना चाहिए था। दफा हो जाओ यहाँ से, और पृथ्वीवासी छोकरे से कह दो कि यदि उसने तुरंत ही आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके साथी को खत्म कर दिया जाएगा। जो आज्ञा सम्राट। जनरल मॉन्टो ने वहां से लौटकर अपने यानों को जैसे ही निर्देश प्रसारित कर दिया, जैसा कि ओमारू ने कहा था। निर्देश मिलते ही तुरंत सभी यानों से राम को चेतावनी दी जाने लगी। सुनो ये पृथ्वीवासी छोकरे, यदि तुमने तुरंत ही अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो तुम्हारे साथी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब राम ने यह चेतावनी सुनी, मारे गए। यह विचार कमबख्तों के दिमाग में कहां से आ गया? अब रहीम की जिंदगी बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना ही होगा। खैर, रहीम से मिलकर फिर निपटूंगा इनसे। और सुनो वाटों के रक्षकों, मेरे साथी को मारने की जरूरत नहीं। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। बोलो कहाँ उतरना है? वो मारा। सुनो पृथ्वीवासी, चुपचाप हमारे यानों के पीछे चले आओ, लेकिन ध्यान रहे किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना जानता हूं धमकाने की जरूरत नहीं है। चलो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तबाही का देवता के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।